हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित राजपूत है और आई एम द ओनर ऑफ आर आर टैक्स कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल रोहित। तो मैं मेनली मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि लोगों को थोड़ा टैक्स के रिगार्डिंग एजुकेट कर सकूं और टाइम मिले तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग एडवाइस कर सकूं। तो सबसे पहले कि सर टैक्स रिटर्न कब भरनी है। टैक्स रिटर्न तब भरनी है, आपके आईटीआर फॉर्म तो निकल चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आपकी टैक्स डिटेल्स है वो पूरी तरीके से अपडेटेड नहीं हुई है, जो कि आपके लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो जाएगी या स्टार्टिंग वीक ऑफ मई में हो जाएगी। दूसरी चीज, सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बेसिक डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, फॉर्म 16 लगेगा। अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एजुकेशन लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी है लोन लेकर तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसके रिगार्डिंग मैं बता दूंगी। ठीक है। अब तीसरी चीज़, मेरे को बहुत सारी क्वायरीज आ रही थी क्लाइंट की रिगार्डिंग अपडेटेड आईटीआर, कि सर हम अपडेटेड आईटीआर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दो हमको। अगर आपने किसी साइड में आपने टैक्स रिटर्न मिस कर दी है, फाइल नहीं करी है और उस साल में आपकी इनकम थी, तो इस पहली चीज़ तो आप अपडेटेड आईटीआर के थ्रू उसको फाइल कर सकते हो। जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती होगी वो पे कर देना, ठीक है। या आपने कोई मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कर रखी है, गलत इनकम फाइल कर रखी है, या एसेट डिडक्शंस या क्लेम कर रखे हैं जो गलत है, जो गलत है, ठीक है। एसेट डिडक्शन और क्लेम्स कर रखे हैं जो गलत है, तो आप अपडेटेड आईटीआर के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि मैंने कोई क्लेम ऐसा डाला है जो बोगस है, फेक है, तो वो भी आप अपडेटेड आईटीआर के थ्रू कर सकते हो। चौथी चीज़ है आपके रॉन्ग रिफंड और रॉन्ग क्लेम्स। आजकल ये बहुत चल रहा है कि लोग कुछ भी डाल दे रहे हैं कि सर रिफंड चाहिए तो आप कुछ भी डाल दो, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आपके ऊपर नज़र होती है। सबको लगता है कि नहीं यार डिपार्टमेंट की नज़र नहीं होती, नहीं होती है, ऑफकोर्स होती है। ठीक है, आपने एक बार हो गया, बट ऐसा नहीं है कि टैक्स ने आपको बख्श दिया, ऐसा नहीं है, वो बाद में भी केस खोल सकती है। तो रॉन्ग रिफंड और रॉन्ग क्लेम नहीं डालना, जो आपका बनता है उतना क्लेम करो। अगर रिफंड बनता है ठीक है, अगर टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो वो टीडीएस के थ्रू एडजस्ट हो जाती है। तो ये, अब ये है कि रीसेंट ऑब्जर्वेशन जो आईटी डिपार्टमेंट के थ्रू बार बार मैं देख रहा हूँ, मतलब मेरे क्लाइंट के थ्रू से भी मुझे पता चल रहा है और बार बार मैं देख भी रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा था बात भी करूँ। तो मैं बताता हूँ, एक अपना डिडक्शन है 80 DDB का, स्पेसिफाइड डिजीज, जो लोग डाल दे रहे हैं। लोगों को पता नहीं है ये सेक्शंस के बारे में और डाल दे रहे हैं। 80 DDB होता है मेनली स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, जिसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स रूल में है कि ये स्पेसिफाइड डिजीज है। मेनली ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड, यूरोलॉजी से रिलेटेड, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड, वो 80 DD में वो सारी डिजीज आती हैं। इसमें हर एक कोई भी नॉर्मल सी बीमारी के लिए आप क्लेम डिडक्ट नहीं कर सकते इसमें से। इसमें आप वही बीमारी से रिगार्डिंग डिडक्शन ले सकते हो जो इनकम टैक्स के रूल्स में है। जो ऑन्कोलॉजिस्ट से रिलेटेड है, यूरोलॉजिस्ट से रिलेटेड है या न्यूरोलॉजिस्ट से रिलेटेड है, उधर में दिया है कि ये आप बीमारी के रिगार्डिंग आप क्लेम डाल सकते हो इसमें, अगर आपका खर्चा हुआ है तो। फिर है 80 GG रेंट पेड। मेनली सैलरी इंडिविजुअल पे मैं देख रहा हूँ कि 80 GG में क्लेम कर रहे हैं। अरे आपको अगर एचआरए मिल रहा है तो आप 80 GG में क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि सैलरी एचआरए के रिगार्डिंग जो आपको एजम्पशन है वो सैलरी के हेड में मिलती है। आप उसको 80 GG के थ्रू रूट नहीं कर सकते, ये गलत है, ये गलत तरीके की रिपोर्टिंग है। फिर है किस, आपने जो लोग क्या करते हैं कि टैक्स रिटर्न मिस कर देता है, फाइल नहीं करते हैं। फाइल नहीं करते कि छोड़ो इस साल जाने दो, फाइल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कि अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी और आपको इनकम टैक्स को दिख जाएगा कि हाँ इस बंदे की इनकम बनती थी और इसने इसके रिगार्डिंग टैक्स नहीं भरा है और टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल कर रखी है, तो इनकम टैक्स आप पे बाद में पेनल्टी लगाएगा। वो भी सपोज अगर आपके 10,000 की बनता है टैक्स लाइबिलिटी, तो इनकम टैक्स आपसे मान लो कि 10 का 20 ही लेगा, इसे कम नहीं लेगा। और जिससे भी आप फाइल करा रहे हो उससे आप सॉफ्ट कॉपी लेना। कभी भी ऐसा नहीं है कि उसको भरोसे पे छोड़ दिया कि हाँ भाई वो जो फाइल करेगा वही भगवान है, ऐसा नहीं है। उससे सॉफ्ट कॉपी लो, उससे पूछो भी तो सही कि सर आपने क्या क्या सेविंग्स दिखाई है, क्या क्या डिडक्शन दिखाया है, क्या क्या एग्जाम्पशन दिखाए, क्या ये मुझे लागू भी है कि नहीं। अगर आप पूछ ही नहीं रहे हो और वो कुछ भी फाइल कर रहा है, कल को कोई भी ऑब्जर्वेशन आ गई तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। वो तो अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया और वो चल दिया, लेकिन ऐसा नहीं, आप पूछो तो सही कि सर आपने क्या क्लेम्स डाले, क्या डिडक्शंस डाली हैं, क्या सेविंग्स है, क्या मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ कि भी नहीं हूँ। लोगों को मैंने भी ये भी देखा, मैं नाम नहीं लेता किसी का, बट हाँ कि सर 100% रिफंड दिला दो। ऐसा नहीं, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको 100% रिफंड मिलेगा, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो नहीं मिलेगा। तब आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, अगर टीडीएस है तो टीडीएस के थ्रू एडजस्ट हो जाएगी, जितनी भी हो सके। मेरा एक और 7वां नंबर का पॉइंट है कि
उम, हमने टैक्स प्लान करके टैक्स सेव करना है, ना कि टैक्स इवेज़न करने की कोशिश करनी है। टैक्स इवेज़न करने की नहीं, टैक्स चोरी करने की कोशिश नहीं करनी। टैक्स प्लान करो और टैक्स सेव करो। जैसे कि अगर हमें अभी होम लोन चाहिए, सपोज़ हमने होम लोन लेना, तो होम लोन का ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो इनकम होती है, उसमें से होम लोन के जो इंटरेस्ट पार्ट है, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा हमको, और प्रिंसिपल पार्ट है, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग, कि अगर हमने सेव करना है टैक्स, कैसे करेंगे? तो इसके थ्रू है कि उसका डिडक्शन आपके जितने भी टोटल इनकम, मतलब ग्रॉस टू जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम बनती है, उसमें से माइनस हो जाता है वो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से माइनस हो जाएगा वो अपना, तो आपकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी उतनी। फिर आपका दूसरा डिडक्शन मिल जाएगा आपको इस चीज़ का। अगर आपने गाड़ी खरीदी है, तो गाड़ी, मेनली लोग सोचते हैं कि नहीं यार डीज़ल कार ले लो, पेट्रोल कार ले लो, ऐसा नहीं। आप थोड़ा-सा कैलकुलेटिव भी होके सोचना पड़ता है कि हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार भी है, उस ऊपर से अगर मैं लोन लेके उठा रहा हूँ, तो व्हाई नॉट गो फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसका तो डिडक्शन भी है इनकम टैक्स में। तो ऐसे हमने थोड़ा-सा टैक्स प्लान करना है और टैक्स सेव करना है। दूसरी, मैंने आज जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग भी बात करूँगा मैं। ऑल्दो मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, बट स्टिल थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट के बारे में गाइड कर दे, गाइड तो क्या करना कि मतलब समझा देता हूँ कि सर कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। और मुझे बहुत सारे क्लाइंट भी पूछ रहे हैं कि सर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप स्टॉक्स के रिगार्डिंग भी बताते हो कि नहीं, 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 मैं 2000 में पर्सनल इन्वेस्टमेंट, वो मेरी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर गेन होगा तो मैं बेयर करूँगा, और मतलब लॉस होगा तो मैं बेयर करूँगा, और गेन होगा तो मैं बेनिफिट उठाऊँगा। तो स्टॉक्स के रिगार्डिंग नहीं। मेरा ये मानना है कि सैलरीड इंडिविजुअल है, तो उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सपोज़ एफडी में आपको 4% मिल रहा है, 5% मिल रहा है। लाख का अगर 4-5% मिल रहा है, तो कितना हुआ? 4-5 हज़ार। एफडी में आप मान के भी चलो कि आपको साल का, मैं सबसे मिनिमम ही बोल दूँ कि 15% आ रहा है। दो इट इज़ रिलेटेड टू मार्केट रिस्क, मतलब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट अगर मान लो 15% भी आ रहा है लाख का, तो 15,000 रुपए बनते हैं। कहाँ 4,000 और कहाँ 15,000, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे अब कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, वो तो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, या आपके गोल्स क्या हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान क्या है, कि सर किस रिगार्डिंग मेरे को पैसा सेव करना है, घर के लिए सेव करना है, एजुकेशन के लिए सेव करना है, मैरिज के लिए सेव करना है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस लिए सेव कर, मतलब किस लिए इन्वेस्ट करना है। आपको पर्पस तो होगा कोई, मोर ओवर कि आपको कितने साल में कितने रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना आपका बजट है, कितना आपका, मतलब अब ये है कि सर हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। देखो, आप पहले पूरा के लिए, सपोज आपकी, मैं मान लेता हूँ कि आपकी 1 लाख रुपए इनकम है। खर्चा बैठ के मान लो कि मोटा-मोटा सारा खर्चा-खुर्चा मिला के 70-80 हज़ार रुपए हो गया, और इन हैंड लास्ट में सेविंग्स बचती है। मतलब आपका जो रेनी डेज़ के लिए होता है, वो भी अगर हटा दो, तो अगर आपके पास महीने का 10,000 रुपए भी बच रहा है, 10,000 मतलब आपके सेविंग अकाउंट का भी सेविंग हटा देता हूँ कि हाँ सर, मैं 10,000 तो अपने अकाउंट में रखना चाहता हूँ सेविंग के लिए, कल को कोई ज़रूरत पड़ गई। तो मान लो कि फिर भी आपके पास 10,000 फालतू बच रहा है हर महीने। तो 10,000 आप सेव कर लो, सेव कर लो, इतने सारे अपने म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं, उसमें सेव डालो ना। क्या अगर साल का 1,20,000, 10,000, अगर 5,000 ही मान लो कि 5,000 भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें म्यूचुअल फंड में, तो साल का कितना हुआ? 5 इंटू 12, 60,000। 60,000 पे अगर 15% की रिटर्न मिल जाए, या 15 में लगा के चलता हूँ कि 15 भी आ जाए, तो 60 का अगर एक साल में 60 का 15% लगा लो, 9,000 रुपये भी हो गए, तो बैठे बैठे पैसा ग्रो ही हो रहा है, वेस्ट तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ है कि हमको ऐसे प्लान करना। मैंने मेनली ट्राई किया कि आपको बेसिक चीज़ें एजुकेट कर सकूँ, बेसिक डिटेल बता सकूँ, ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसा, क्योंकि इतना ईज़ी नहीं है कि मैं आपको सब कुछ डीपली एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर बाउंसर्स भी चली जाएँगी कि मैं 1 घंटे में या 10-15 मिनट में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, और अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल बातें करूँगा, तो वो चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएँगी। इसलिए मैंने मेनली यही ट्राई किया कि जितनी भी बेसिक से बेसिक भाषा हो या बेसिक सी चीज़ हो, वो समझा सकूँ, ताकि थोड़ा तो मतलब, अगर ₹100 में से ₹50 भी समझ आए, तो या ₹10 भी समझ आए, तो वो भी बहुत होता है। क्योंकि आजकल फ्री में कोई कुछ नहीं करके राज़ी। बट ऐज़ लाइक मेरे डैड, पैरेंटल फ़ोर्स भी यही है, ठीक है? तो उनके रिगार्डिंग एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि लोगों को गाइड करूँ थोड़ा-सा। तो उस रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई, और मोस्टली कि मैं थोड़ा-सा प्री ऑक्यूपाइड भी रहता हूँ। तो मैंने बोला चलो बहुत टाइम से ये चीज़ डिले हो रही है, तो इस चीज़ को मैं
कंप्लीट कर देता हूँ आज। तो मैंने टाइम निकाल कर फटाफट ये जितना मुझसे हो सकता था मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। और किसी को अगर किसी रिगार्डिंग और भी गाइडेंस चाहिए कि मेरे को सर इस चीज़ के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है, मेरे को टैक्स के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है, टैक्स केसेस के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है, या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। या टैक्स फाइलिंग के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसमें मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो यही था मेरा। दैट्स इट। थैंक यू एंड जय हिंद।